जी हां, मजहब नहीं सिखाता वैक्सीन से बैर रखना। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर बड़ी खबर है। राज्य में शुरू होना है वैक्सीन का ट्रायल। 28 दिसंबर से होगी ट्रायल की शुरुआत। पंजाब, असम, आंध्र प्रदेश, गुजरात से होगी शुरुआत। चारों राज्यों के 2 जिलों में इसका ट्रायल शुरू किया जाएगा। बड़ी खबर इस वक्त यही है कि बेहद जल्द देश में कोरोना वैक्सीन का ट्रायल शुरू हो जाएगा। 28 और 29 दिसंबर की तारीख इसके लिए मुकर्रर की है। हालांकि शुरुआत में सिर्फ ड्राई रन होगा और उसके बाद इसके टीकाकरण की जो प्रक्रिया है वो विस्तार से शुरू की जाएगी देश में। और अब 4 तस्वीरों के जरिए आपको अपना प्रोग्राम समझाने की कोशिश करते हैं। मजहब नहीं सिखाता वैक्सीन से बैर रखना, वैक्सीन से बैर कैसे मनाओगे। खैर, 4 तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं कि अगर आप वैक्सीन में तमाम तरह की खामियां और कमियां निकालते रहेंगे तो आखिर आप कोरोना से कैसे बचेंगे। जिस तरह से कोरोना का नया स्ट्रेन लगातार पूरी दुनिया में फैलता जा रहा है, ब्रिटेन के बाद वो जापान पहुंच गया, तो बड़ा खतरा यही है कि जल्द से जल्द वैक्सीन लगे और इस लगातार बढ़ते खतरे को काबू किया जा सके। 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन में। जिस तरह से मुस्लिम समाज कोरोना वैक्सीन का बहिष्कार कर रहा है, ये समझने की जरूरत है कि इंसान की जान से बड़ा कुछ नहीं होता और अगर आप वैक्सीन का ही बहिष्कार कर रहे हैं तो आखिर आप कोरोना से कैसे बढ़ेंगे। क्योंकि कोरोना लगातार अपना पांव पसारता जा रहा है, खतरा बढ़ता जा रहा है, लगातार एक के बाद एक नए स्ट्रेन सामने आ रहे हैं और वैज्ञानिकों के लिए, डॉक्टर्स के लिए चुनौती यही है कि अगर वक्त रहते कोरोना पर काबू नहीं किया गया तो आने वाले वक्त में यह महामारी और भीषण हो जाएगी। और इस बड़ी खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं आशीष खट्टर, जो कि सीनियर कंसल्टेंट है। आशीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडियन न्यूज पे। इस खबर को समझने की जरूरत है कि कोरोना का खतरा ज्यादा बड़ा है या मजहबी लड़ाई। डेफिनेटली सर कि कोरोना का खतरा बहुत ज्यादा बड़ा है मजहबी लड़ाई से। हम लोग अगर इन सब चीजों को साइड पे रखते हैं तो एक ह्यूमन बीइंग की जान बचाना काफी जरूरी है, बजाय के हमारे आपसी मनमुटाव और हमारी पॉलिटिक्स और इन सब को बीच में लाएं। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि 1 साल से जो हो रहा है, लास्ट जनवरी से जो इंडिया में शुरू हुआ, मार्च में हमारे पास कोरोना आ गया था और उसके बाद से लेकर अब तक कॉन्टिन्यूसली केसों की दर बढ़ी है। डेफिनेटली कुछ पिछले 1 महीने में दर थोड़ी सी कम हुई है, बट इसका एक ही इलाज है कि वैक्सीन अगर आ जाती है तो हम इस चेन को ब्रेक कर पाएंगे, एक हर्ड इम्यूनिटी डेवलप कर पाएंगे। नहीं तो इसकी पीक्स और इसके ट्रफ आते रहेंगे, बीच बीच में ये बढ़ता रहेगा, कम होता रहेगा। हम अपनी जान, अपने परिजनों की जान। डॉक्टर साहब, एक बात मैं समझना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि आपके माध्यम से हमारे दर्शक भी समझें। ज्यादातर दवाइयों में जेलेटिन्स होते हैं। मुस्लिम समाज इसलिए बहिष्कार कर रहा है, उनका कहना है कि इस वैक्सीन में पोक जेलेटिन है। तो क्या कोई और ऑप्शन है कि बिना पोक जेलेटिन के भी वैक्सीन बनाई जा सकती है क्या? सर, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द मीडियम व्हाट हैज बीन यूज्ड। किस मीडियम से ये वैक्सीन बनाई गई है, रिसर्च में रिसर्चर्स हैव ऑलरेडी सीन। अगर इस तरह का कोई भी और ऑप्शन होता तो डेफिनेटली दे वुड हैव टेकन अ कंसीडरेशन, वो उस चीज़ को कंसीडर करते। जहाँ तक रही बात इसकी भी अभी पुष्टि नहीं हुई है। बहुत ज़्यादा ये खबरों में और विज्ञापनों में और मल्टीपल यूट्यूब चैनल और इधर उधर ये सारी खबर ज़्यादा आ रही हैं कि इसमें पोर्क है, इसमें बीफ है, इसमें अदर चीज़ें हैं। बशर्ते अगर कोई इसका क्लिनिकल ट्रायल या अगर कंपनी खुद इस पे बोले कि इसमें ये है तो इसकी पुष्टि ज़्यादा अच्छे से की जा सकती है, बजाय कि सुनी सुनाई बातों को हम कंसीडर करें कि इसमें पोक है या इसमें बीफ है। ऐसा इसमें कुछ नहीं है। डॉक्टर आशीष, आप हमारे साथ रहिए। दर्शकों को यह समझाना भी बेहद जरूरी है कि आखिर कोरोना वैक्सीन को लेकर यह बवाल क्यों मचा हुआ है, यह भी समझने की जरूरत है। कोरोना वैक्सीन में पोर्क जिलेटिन का विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। देश के 9 मुस्लिम संगठन कोरोना वैक्सीन के विरोध में खड़े हो गए। उनका कहना है कि पोर्क जिलेटिन है तो हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। मुस्लिम संगठन चीन में बनने वाले वैक्सीन ही नहीं लगवाएंगे। मुस्लिम संगठनों ने वैक्सीन के खिलाफ एक फतवा भी जारी किया है। चर्चा है कि वैक्सीन में पोर्क जिलेटिन का इस्तेमाल होता है, जिसकी वजह से मुस्लिम समाज लगातार इस वैक्सीन का विरोध कर रहा है। गुलजार आजमी जमीयत उलमा महाराष्ट्र के बड़ा नाम है, मोहम्मद नाइक नूरी इस्लामिक धर्म गुरु हैं, उनका क्या कहना है ये आपको सुना। उनकी तहकीक में ये बात साबित हो जाती है कि उसमें सूअर जो जिसको हम खिंजीर कहते हैं, उसका जिस्म का कोई जुज भी, चाहे उसका खून हो, उसकी चर्बी हो, उसकी हड्डी हो या उसका गोश्त हो, अगर उसमें शामिल है तो सूअर मुसलमानों के नज़दीक हराम है, हराम है, हराम है। लिहाजा
उन हजरात की जो तहकीक है और उसमें सूअर पाया जाता है, तो मैं उस फैसले की तायद करता हूँ। मुसलमानों को उससे परहेज करना चाहिए। हराम मुसलमानों के लिए कभी जायज़ नहीं हो सकता। तो जो चीज़ हराम है वो हराम है, उसका एक जुज हो या ज़्यादा से ज़्यादा हो या कम से कम तर हो, लेकिन वो हराम है तो हराम होगा और मुसलमानों को उससे परहेज करना चाहिए। खंजीर यानी सूअर हराम और नजसुल ऐन है। कुरान मजीद में इसे नजिस फरमाया गया है। इसका हर जुज़, ख्वा गोश्त हो या चर्बी या हड्डी हो या खाल, बल्कि इसका बाल बाल नजिस और नापाक है। यहाँ तक कि खंजीर का बाल भी अगर कुएं में पड़ जाए तो पूरा कुआं नापाक हो जाएगा। लिहाजा किसी भी दवा या वैक्सीन या किसी भी चीज़ में खंजीर का कोई भी जुज़ इस्तेमाल किया जाए वो बिल्कुल नापाक और हराम है। इसका इस्तेमाल हरगिज़ जायज़ नहीं। इंडिया न्यूज पे आप देखें हमारी खास पेशकश। मजहब नहीं सिखाता वैक्सीन से बैर रखना। और लगातार जिस तरह से पोर्क जेलेटिन को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है, मुस्लिम राष्ट्रों ने कहा कि वैक्सीन भले बाजार में आ जाए, हम लगाएंगे नहीं। और हम अपने दर्शकों को यह बताने और समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर वैक्सीन लगाना ज्यादा जरूरी है या इन तरह की बातों पर बहस करना। पहले भ्रम फैलाया जाता है कि वैक्सीन में पोर्क जेलेटिन है, उसके बाद कहा जाता है कि ये धर्म के खिलाफ है, वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। लोग कह रहे हैं जान चली जाए, लेकिन हलाला हराम बताना ये बेहद जरूरी लग रहा है लोगों को। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि पोर्क जेलेटिन में जिस तरह की बात सामने आ रही है कि पोर्क जेलेटिन है, उसके वजह से ये समझना जरूरी है कि आपको अपनी जान बचाना ज्यादा जरूरी है, न कि पोर्क जेलेटिन पर बात करना। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं कि आखिर किस तरह से ये विवाद लगातार बड़ा होता जा रहा है। अक्टूबर में सबसे पहले वैक्सीन धार्मिक मुद्दा बना। इंडोनेशिया के डिप्लोमेट्स और मुस्लिम धर्मगुरु चीन गए थे। इंडोनेशिया के नागरिकों के लिए वैक्सीन की डील करने गए थे कि भाई वैक्सीन दीजिए ताकि लोगों को जल्द से जल्द कोरोना से निजात दिलाई जाए। तब धर्मगुरुओं ने जेलेटिन वाली वैक्सीन से इनकार कर दिया था। जेलेटिन को लेकर वैक्सीन का विरोध पहली बार नहीं है, इससे पहले भी वैक्सीन का मुस्लिम देशों में लगातार विरोध होता रहा है। तो ये समझने की जरूरत है कि आखिर जेलेटिन ज्यादा अहम है कि जान। हमारे साथ डॉक्टर आशीष लगातार बने हुए हैं। डॉक्टर साहब, आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि ज्यादा अहम यह था कि कोरोना की वैक्सीन बाजार में आए और बाजार में आने के बाद वो लगातार लोगों को मिले और लोगों को लगाया जाए, लेकिन जिस तरह से मुस्लिम संगठन इसका विरोध कर रहे हैं, तो क्या कोई ऐसा ऑप्शन आप देख रहे हैं कि भाई ठीक है पोर्क जेलेटिन का इस्तेमाल ना हो, बहुत सारे और भी जानवर हैं जिनके जेलेटिन का इस्तेमाल किया जाता है दवा बनाने के लिए, कैप्सूल्स की जो कवरिंग्स होती हैं उसमें भी दूसरे जानवर के फैट और चमड़ियों का इस्तेमाल होता है, तो क्या ऐसा कोई ऑप्शन अब आने वाले टाइम में देख रहे हैं? क्योंकि इतनी जल्दी जल्दी वैक्सीन तो बनती नहीं, लेकिन खबरें ये भी आ रही थी कि मुस्लिम समुदाय के लिए वैक्सीन, अलग तरह की वैक्सीन बनाई जा रही है। इसमें कितनी सच्चाई देखते हैं आप? सर, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि पहले भी जितनी दवाइयां आती हैं, जितने भी सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल्स आते हैं, उसमें किसी ना किसी चीज़ का प्रयोग किया जाता है, चाहे वो फिश है, चाहे वो पोर्क है, चाहे वो व्हाटएवर इट इज। नाउ थिंग इज दिस कि जिस तरह से अभी एक महामारी फैली हुई है, क्या हम चाहते हैं कि हम अपने प्रियजनों को खो दें सिर्फ इसीलिए कि इसमें ये है या इसमें नहीं है, जिसकी भी अभी तक भी पुष्टि ढंग से नहीं हुई है। ना ही किसी कंपनी ने आगे आके बोला है, ना मॉडर्ना ने बोला है, ना फाइजर ने बोला है, ना एस्ट्राजेनिका बोल रही है, ना सीरम इंस्टीट्यूट बोल रहा है। किसी ने भी इस तरह की कोई भी पुष्टि नहीं करी है कि इसमें पोर्क है या इसमें बीफ है या इसमें कुछ और है। इस सर सबसे ज्यादा जरूरी इस टाइम जो है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, वो जान बचाना है। क्या कोई भी समुदाय चाहता है कि उसके बच्चे या बुजुर्ग इस बीमारी का शिकार बने या वो अपने परियोजनों को खो दें? जहां तक रही आने वाले टाइम में बात कि आने वाले टाइम में क्या होगा क्या नहीं होगा, 1 साल के अंदर वैक्सीन बनाना ही एक बहुत बड़ा आविष्कार है, वो कोई कम चीज नहीं है। जिस वैक्सीन को बनाने में अमूमन 15 से 20 साल लग जाते हैं, वो 1 साल में आपके पास रेडी होके एक रिसर्च के बाद वो मार्केट में है। उसको भी अगर हम एक डिबेट का मुद्दा बना दें कि क्या वो लेनी चाहिए या नहीं चाहिए, या वो भी एक समुदाय को लेनी चाहिए और दूसरे समुदाय को नहीं लेनी चाहिए, तो वो बहुत ही गलत बात है। डॉक्टर साहब, एक बात समझना चाहता हूं, कोरोना वायरस का म्यूटेशन लगातार हो रहा है। पहला स्ट्रेन मिला, दूसरा मिला, अब तीसरा मिलने की भी आशंका है। तो म्यूटेशन, जिस तरह से वायरस म्यूटेशन करके अपने आप को और मजबूत और खतरनाक बनाता जा रहा है, तो क्या जो वैक्सीन अभी बनाई गई है उसी वैक्सीन से काम चल जाएगा, या जो म्यूटेशन हो रहा है वायरस में उसके हिसाब से अलग अलग चरणों में नई वैक्सीन इजाद करनी पड़ेगी, या सिर्फ इस वैक्सीन से काम चल जाएगा? जिस तरह से म्यूटेशन हुआ है और जो देखा गया है, जितना स्पाइक प्रोटीन में म्यूटेशन हुआ है, जो करंट वैक्सीन अभी अवेलेबल है उससे मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत होने वाली है। जितना भी रिसर्च में अभी तक देखा गया है कि इसी वैक्सीन से ही हमें फिलहाल इम्यूनिटी मिल जाएगी। बट डेफिनेटली यस, के आने वाले टाइम में
हमें हो सकता है हर साल एक नई वैक्सीन बनानी पड़े, हर साल एक नया स्ट्रेन आ जाए और उसके हिसाब से एक नई वैक्सीन मार्केट में आए। तो जी 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 जिस तरह से मेरे को नहीं लगता कि जो अभी करंट म्यूटेशन हुई है उसमें नई एक वैक्सीन की जरूरत है। जो अब तक देखा गया है तभी यूएस और यूके में सेम फाइजर और मॉडर्ना की वैक्सीन दी जा रही है। तो अभी जो फिलहाल वैक्सीन है, जो करंट म्यूटेशंस हुए हैं, वो उसके साथ दी जा रही है और उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डॉक्टर साहब, एक बात समझना ये भी जरूरी है कि जो नया स्ट्रेन कोरोना का मिला है, ये इसका जो स्प्रेड है, इसका जो इन्फेक्शन है वो ज़्यादा खतरनाक है, या ये ज़्यादा जल्दी लोगों की जान ले लेता है, या ये जब इन्फेक्शन बॉडी में पहुंचता है कोरोना के नए स्ट्रेन का, तो क्या बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं उनको ज़्यादा तेज़ी से डैमेज करता है, या इसके लक्षण, इसका काम पुराने वायरस के जैसा ही है? नया वायरस जो म्यूटेशन हुआ है उसमें ये देखा गया है कि वो एक दूसरे से ज़्यादा जल्दी फैल रहा है। उसमें ये नहीं देखा गया है कि वो ज़्यादा खतरनाक है या वो ज़्यादा दिक्कत कर रहा है या ज़्यादा मृत्यु हो रही है उसके साथ, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। जो सिर्फ और सिर्फ अब तक देखा गया है वो सिर्फ यही है कि वो एक दूसरे से ज़्यादा ट्रांसमिटेबल है, वो जल्दी फैल रहा है। और इससे ज़्यादा अभी तक इस नए म्यूटेशन में नहीं देखा गया है। एक स्पाइक प्रोटीन में म्यूटेशन हुई है। ओवरऑल अब तक यूके की जो स्टडीज हुई है, धीरे धीरे करके करीबन 4000 से ज़्यादा म्यूटेशंस अब तक वायरस में हो चुकी हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इनसिग्निफिकेंट थी। जो सिग्निफिकेंट म्यूटेशन अभी हुई है उसके चलते यही पाया गया कि जो ट्रांसमिशन का रेट है वो बढ़ गया है, बजाय के वल्नरेबिलिटी, मतलब वो ज्यादा खतरनाक नहीं है, उससे ज्यादा कोई हानि नहीं हो रही पहले वाले के मुकाबले। डॉक्टर साहब, आप बहुत अहम जानकारी हमसे साझा कर रहे हैं, हमारे दर्शकों से साझा कर रहे हैं, आप साथ रहिएगा। अब आपको ये समझना भी जरूरी है कि आखिर ये जो जिलेटिन है ये है क्या, विवाद क्यों होता है। दरअसल जिलेटिन एक तरह का कोलेजन प्रोटीन है और इस इंसानों और जानवरों में पाया जाता है, बहुत सामान्य है इनका पाया जाना। सुअर के मांस में भी मिलता है कोलेजन प्रोटीन। जिलेटिन से जेली, योगर्ट जैसी चीजें बनती हैं जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। दवा कंपनियों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। मैं आपको बताऊं, जो कैप्सूल्स हम खाते हैं, मल्टीविटामिन खाते हैं, उनकी जो पहली लेयर होती है वो भी जिलेटिन से बनती है और वो भी जानवरों से ही आती है। वैक्सीन के स्टोरेज को और बेहतर बनाने के लिए कोरोना वैक्सीन में जिलेटिन का इस्तेमाल किया है ताकि जो दवाइयां हैं वो जल्दी एक्सपायर ना हो, उनका जो कंसंट्रेशन है वो बना रहे। कई कंपनियां पोक फ्री वैक्सीन का भी दावा कर रही हैं कि बिना पोक के जिलेटिन के इस्तेमाल की वो दवाइयां बना रही हैं, लेकिन ऐसा अभी शुरुआती दौर में तो ऐसा होता नहीं दिख रहा है। फाइजर, मॉडर्ना, एस्ट्राजेनेका जैसी जो कंपनियां हैं, इन्होंने दावा किया है कि वो पोक फ्री वैक्सीन बनाए, क्योंकि मुस्लिम देशों की संख्या बहुत ज्यादा है और बड़ी आबादी है जो मुस्लिम देशों में रहती है, तो कोई ना कोई ऑप्शन जरूर निकालना पड़ेगा, क्योंकि बिना उस ऑप्शन के डॉक्टर साहब, आपसे एक चीज और समझना चाहूंगा कि जैसे कि मॉडर्ना और एस्ट्राजेनेका जैसी कंपनियां हैं, वो दावा कर रही हैं कि भाई हम बिना पोक जिलेटिन के भी दवाइयां बना सकते हैं, तो जो कॉन्सेंट्रेशन है और दवा की जो लाइफ लाइन को मेंटेन करने के लिए जिलेटिन का इस्तेमाल किया जाता है, तो अगर पोक जिलेटिन के अलावा कोई और जिलेटिन का हम इस्तेमाल करें तो क्या दवा उतनी ही कारगर होगी, उतनी असरदार होगी? ये समझिए कि ये पहली बार नहीं है कि वैक्सीन में पोक का इस्तेमाल किया जा रहा है। हॉर्स इक्वाइन जिसको हम बोलते हैं, पोर्क, ये पहले भी वैक्सीन में इस्तेमाल की जाती है। सी इट हैज टू मैच विद द ह्यूमन जीनोम, जो भी बेस्ट पॉसिबल मैच है, जो मीडियम इसको लेके जा सकता है, उसका इस्तेमाल किया जाता है। बात ये नहीं है कि पोर्क के अलावा कुछ और इस्तेमाल कर सकते हैं। सी व्हाट इज सबसे ज्यादा जो सेफ है, जो सबसे ज्यादा यूज किया जा सकता है या ऑलरेडी रिसर्च में ऑलरेडी यूज किया हुआ है, वही यूज करके और एक वैक्सीन तैयार की गई है। डेफिनेटली इस पे रिसर्च जारी है कि क्या और कुछ इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ग्रेजुअली इसकी पुष्टि हो जाएगी। बट मैंने पहले भी बोला कि करंट जिस तरह का दौर है, इस टाइम जान माल बचाना सबसे ज्यादा जरूरी है। ये विवाद का मुद्दा ज्यादा नहीं है कि ये लेंगे या नहीं लेंगे। आपकी जो पहले वैक्सीन आ रही हैं उस पर तो कभी ये डिबेट नहीं हुई, ना ही किसी ने प्रश्न उठाए कि ये पोर्क वैक्सीन है या ये इक्वाइन वैक्सीन है, इसको हम नहीं लेंगे। जितनी भी गोलियां हम खाते हैं, पहले भी यह हमने बात करी, उसमें फिश का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है, जो सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल्स होते हैं, तो क्या हम उनका भी तो प्रयोग करते हैं। तो जहां तक रहा इस वैक्सीन का सवाल, मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप प्लीज आगे बढ़कर इसको लीजिए और अपनी और अपने परिजनों की जान बचाइए। डॉक्टर आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। बेहद काम की जानकारी आपने हमारे दर्शकों को बताई है। तो जिस तरह से कोरोना का स्प्रेड हो रहा है, कोरोना लगातार एक महामारी बनता जा रहा है, लाखों लोग मारे जा चुके हैं, तो बहस ये नहीं होनी चाहिए कि किस तरह की दवा का इस्तेमाल हो रहा है। बहस ये होनी चाहिए, काम ये होना चाहिए कि वक्त रहते वैक्सीन लोगों को लगे और जल्द से जल्द इस खतरनाक बीमारी से लोग निजात पाए, बाहर निकले। आइए आगे बढ़ते हैं।
एक जरूरी और चिंता पैदा करने वाला सवाल यह भी है कि लंदन से चला कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन क्या भारत पहुंच चुका है, लेकिन क्या भारत में भी कोविड-19 के नए स्ट्रेन ने दस्तक दे दी है? भारत में कोरोना स्ट्रेन को लेकर उठ रहे सवालों पर केंद्र सरकार ने अपना रुख साफ कर दिया है। सरकार का साफ तौर से कहना है कि घबराने की जरूरत नहीं है और सब कुछ कंट्रोल में, लेकिन हमें कितना सावधान रहने की जरूरत है। भारत खुद को कोरोना के नए अवतार से कब तक बचाकर रख पाएगा? भारत में जनवरी से वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। वैक्सीनेशन को लेकर भी बहुत तरह के सवाल हैं। ट्रायल 28 से और 29 तारीख को ट्रायल शुरू करने की तारीख मुकर्रर की गई। ऐसे में भारत के लिए कोरोना का म्यूटेंट भविष्य में कितनी बड़ी चुनौती साबित होगा, इस रिपोर्ट के जरिए समझने की जरूरत है। तभी हम समझ पाएंगे इस बीमारी का फ्यूचर क्या होने वाला है। भारत में कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और अब इस वायरस के म्यूटेट होने की वजह से एक नहीं 2 नए स्ट्रेन विदेशों में पैर पसारने लगे हैं, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में दहशत का माहौल है। हमारे देश में अभी तक कोरोना का कोई नया स्ट्रेन नहीं मिला है, लेकिन सवाल ये है कि क्या जैसे आज से 11 महीने पहले सरकार ने लापरवाही दिखाई और कोरोना ने भारत में तबाही मचाई, ठीक वैसे ही ब्रिटेन से आए लोगों की लापरवाही से भारत में इस नए वायरस के स्ट्रेन की एंट्री हो सकती है। सरकार की कड़ी पाबंदी और सख्त कदमों के बाद भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने आसपास के लोगों को भी बड़े खतरे में डाल रहे हैं और नए स्ट्रेन को लेकर जबरदस्त लापरवाही कर रहे हैं। हाल ही में ब्रिटेन से दिल्ली पहुंचे एक ग्रुप में 5 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसमें कर्नाटक के शिवमोगा के रहने वाले 4 लोग शामिल हैं। इसमें से एक शख्स अमेरिका से लौटा है, लेकिन भारत आने से पहले वो लंदन में रुका था। ये शख्स भी पॉजिटिव मिला है। सरकार इन मामलों पर नजर रख रही है जो कोरोना पॉजिटिव मिल रहे हैं, उन्हें हॉस्पिटल भेजा जा रहा है। लेकिन आपको सुनकर हैरानी होगी कि ब्रिटेन से लौटे 5 पैसेंजर चकमा देकर दिल्ली एयरपोर्ट से भाग निकले। इनमें से 3 लोगों को ट्रैक कर लिया गया है और दिल्ली के लोकनायक हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया गया है, जिसमें से एक लुधियाना और एक आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री में मिले हैं। 21 दिसंबर को राजमुंद्री की एक महिला ब्रिटेन से दिल्ली पहुंची। इस महिला का एयरपोर्ट पर ही रैपिड टेस्ट हुआ, जिसमें वो पॉजिटिव पाई गई। फिर महिला के सैंपल्स को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया। तब तक इस महिला को आइसोलेशन में रहने के लिए कहा गया, लेकिन बुधवार शाम को वो अपने बेटे के साथ चुपचाप ट्रेन में बैठकर अपने शहर राजमुंद्री के लिए रवाना हो गई। दिल्ली के अधिकारियों को अगले दिन सुबह पता चला कि महिला गायब है। इसके बाद दिल्ली से आंध्र प्रदेश सरकार को सूचना भेजी गई और महिला के राजमुंद्री स्टेशन पर उतरते ही कोविड डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल में आइसोलेट कर दिया गया। जी हां, वैक्सीनेशन जरूरी है, प्रिकॉशन भी जरूरी है। इस बड़ी खबर पर हम बने हुए हैं। छोटे से ब्रेक का वक्त है, जल्द लौटते हैं।